Yes, hi, hello, welcome. My name is Ankur. Today we are going to start the preparation of SCORE exam as SCORE exam is approaching. So today our first chapter for class 10th is Journey Inside the Atom. So the chapter name is Journey Inside the Atom. So previously the chapter name is The Structure of Atom. Previously the chapter name is Structure of Atom. The content is almost same, but the name is changed by NCERT CBSE, right? So आज हम इसमें करने क्या वाले हैं? Let us quick brief the chapter and we are going to solve some questions based on the score exam. So क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम मैटर से सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कैसे पहुंचे, डिस्कवरी स्टोरी मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ एंड न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर, राइट? एंड वी हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम. देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मीनिंग ही यही है कि एटम के अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जितने भी क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो अरेंज कैसे है, एटम के अंदर वो अरेंज कैसे है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने हैं टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन, कैसे न्यूट्रॉन एटम के अंदर अरेंज है. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द मॉडल्स ऑफ एटम. लास्ट में कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, वैलेंसी एंड अ क्विज इज देयर फॉर अ शॉर्ट क्विज इन द सेशन आल्सो. यस, एवरीवन नोस कि एटम को डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल. एटम क्या है? इनडिविजिबल. दैट मींस इट कैन नॉट ब्रेक डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्ट. मतलब कि इसमें सिंपल सी बात यह है, किसी भी चीज को आप ब्रेक डाउन करते हो, एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है. तो उस पार्ट को उसने बोला एटम, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर आवर साइज विद द एटम साइज, suppose we have 1.7 meter and the grain of sand is 0.5 mm and the human cell is 0.01 mm and the size of atom is 10 million times smaller than our size. It is 10 million times smaller than the width of a human hair. Hair कितना छोटा होता है और उससे भी 10 million टाइम बहुत छोटा होता है. तो एटम इतना छोटा है कि we cannot see it with our naked eyes. Yes. So matter क्या होता है? Matter is anything which occupies space and has mass, but we call it matter. और matter को जब हमने देखा, उसको मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, it is made up of a small particle called atom. In the earlier time जो डाल्टन की थ्योरी आई थी, उसमें ये बोला गया था कि हम एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पता कैसे चला कि पार्टिकल्स जो एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. कैसे पता चला? वी हैव अ एक्सपेरिमेंट. कौन सा एक्सपेरिमेंट था? यू कैन रब योर हेयर विद द कॉम्ब. उसके बाद पीस ऑफ पेपर के पास आप लेके जाओगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो दैट कुड बी पॉसिबल ओनली जब पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज आया होगा, राइट? दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उससे हमको पता चला कि कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं. क्या होते हैं? एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किसने किया? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जे थॉमसन इन 1897. तो जो क्रेडिट है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गोज टू जे थॉमसन, राइट? अब जे थॉमसन ने किया कैसे? जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने एक्सपेरिमेंट में एक रेज बताई, उसको बोला कैथोड रेज. फिर उसको नेम दिया इलेक्ट्रॉन. इसमें खास बात क्या है? इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने नहीं रखा था. एक साइंटिस्ट थे, वी हैव जे स्टोनी. स्टोनी ने नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, ना कि जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर बताए थे, उसको फर्दर नेम दिया था जे स्टोनी. नाउ लेट अस सी कि डिस्कवरी हुई कैसे इलेक्ट्रॉन की, कौन सी रेज थी जिनकी वजह से हमको पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एंड दे हैव नेगेटिव चार्ज.
right? So let us see. So this is a very famous experiment. This is cathode ray tube experiment, shortly known as CRT experiment, right? तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? So as you can see, we have a cathode tube. जो आपको ये दिख रही है बेटा, this is a cathode tube which consists of glass. लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी आपकी एक ट्यूब है, उसमें आपने वैक्यूम को लगाया हुआ है, उसमें आपने बैटरी को लगाया हुआ है, हाई वोल्टेज जनरेटर, एंड वी हैव टू मेटल प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, राइट? सो वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। अब सर इसको याद कैसे रखें? Is there something to remember this? Yes, we have a trick. We call it panic. So panic, P stands for positive, A stands for anode, N is negative, I is and C is कैथोड। सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर कि भाई पॉजिटिव वाला आपका एनोड है और नेगेटिव वाला आपका कैथोड है। याद कैसे रखोगे इसको? विद द हेल्प ऑफ पैनिक। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। सो वी हैव दिस एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? जे थॉमसन ने इस एक ट्यूब बनाई एक ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम कर दिया, मतलब सारी एयर को इवैक्यूएट कर दिया। उस एयर को इवैक्यूएट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम से, और यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी और इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया बेटा? हाई वोल्टेज के साथ। सो जैसे ही हमने ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट और प्रेशर लगभग आपका 0.01 एटीएम कर दिया आपने। सो ये कौन सा पार्ट था? दिस इज द पॉजिटिव पार्ट और दिस इज द नेगेटिव पार्ट। सो वी कैन सी एक शार्प रे कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड। यस, यहां देख सकते हो, कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड। किस तरफ गई? और इसके पीछे हम एक स्पेशल मटेरियल लगाते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसका नाम क्या है बेटा? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। What is the name? Zinc sulfide screen. तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कोलाइड करता है, इट विल सिंटिलेट, चमकती है। इससे हमको पता चलेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर टकरा है। सो दिस चार्ज ट्यूब इज अ लॉन्ग ट्यूब which is connected to metal plate and which is connected to a source of battery जिसकी वोल्टेज हाई होती है, राइट? सो यहां से आपको पता चला कि कोई पार्टिकल थे, कोई रेज थी जिसकी वजह से हमको कोई चार्ज पार्टिकल का पता चला। और इन रेस को, क्योंकि कैथोड से इमर्ज हुई थी, इनको क्या बोल दिया गया? कैथोड रेस। लेटर ऑन हमको पता चला डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेटर ऑन उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम था इलेक्ट्रॉन, राइट? सो यहां से दिस एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला कौन था? इट इज नॉट जे थॉमसन, इट इज माइकल फैराडे। इट इज माइकल फैराडे। फैराडे कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था? कोई फेमस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यस, द एक्सपेरिमेंट नेम इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। और वो पॉसिबल कब हुआ? एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। So we have two condition for the conduction of electricity through gases. और इसमें गैस कौन सी ली? डिफरेंट गैसेस के साथ किया। सो एज्यूम करते हैं हमारे पास गैस कौन सी है? हमारे पास गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। हमने सबसे पहले क्या किया? हाइड्रोजन गैस फिल किया।
सो इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है आपका, जैसे कि मान लो सपोज करो वी हैव फिल द हाइड्रोजन गैस। सो जो कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आए, यस, दे कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल, और गैस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एटम एंड देन आयोनाइज हैपेंस, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन मिलके एक रे बनाया, विच ट्रेवल टू द पॉजिटिव साइड, विच ट्रेवल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और इन्हीं रेस को कैथोड रे बोला गया। तो बोला जाता है कैथोड रे में जो पार्टिकल्स है वो कहां से आते हैं, फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज वेल एज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ। यस, इट माइट आस्क इन द एग्जाम कि आपके जो पार्टिकल्स है, ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल्स आर फ्रॉम कैथोड रेज ओनली और फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। Yes, the correct answer is the ionization plus the cathode rays. I hope it is very clear to all of you. Yes. तो obviously साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। यस, तो हमने गोल्डस्टीन ने 1886 में इसके ऊपर काम किया हुआ था। और किसके ऊपर काम किया हुआ था, दिस व्हाट वी कॉल्ड इज कैनाल रेस, और इसको हम बोलते हैं एनोड रे, राइट। तो बट इसके लिए जो क्रेडिट मिला था कि पॉजिटिव पार्ट को ढूंढने वाले के लिए क्रेडिट किसको मिला था, वी हैव अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1917, राइट। तो पूछा जाता है एग्जाम में, हु डिस्कवर द प्रोटॉन, सिंपल क्वेश्चन। समटाइम्स वी हैव अ डाउट कि गोल्डस्टीन ने किया था। नाउ द करेक्ट आंसर इज द रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द पॉजिटिव पार्ट, व्हाट वी कॉल इट प्रोटॉन, right? And the mass of proton is very very high as compared to mass of electron. So we can see the discovery of electron is done by J.J. Thomson, and the proton की discovery start किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, and later on रदरफोर्ड ने इसको बताया था सबको कि ये आपका पार्ट। This is also discovered by with the help of कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम पीछे जाते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मैंने अब सिंपल सी बात करी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, सेम एक्सपेरिमेंट में आपके दो पार्टिकल्स जा रहे हैं, राइट। कौन कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, जैसे मैंने H2 को मैंने सपोज करो उसके अंदर कौन सी गैस फिल कर दी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जब आयोनाइज होगी तो अपने पास एक पॉजिटिव पार्ट एंड अदर पार्ट इज द नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट तो हमारा इसने कॉन्स्टिट्यूट क्या कर लिया, इसने बना दी हमारी कैथोड रेस, राइट। बट ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है एटम का, इसका क्या हुआ, दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द कैनाल रेस, दे कॉन्स्टिट्यूट द कैनाल रेस, और समटाइम्स हम इसको एनोड रेस भी बोलते हैं। दे आर नॉट इमर्जिंग फ्रॉम द एनोड, they are from the ionization of gas, but they are coming from the side of anode. That's why we termed it as anode rays. Why we called it as canal rays? इन्होंने खास बात क्या थी बेटा, कि यहाँ पे जो आपकी आपकी इलेक्ट्रोड थी, क्या थी, इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड क्या थी, परफोरेटेड, क्या थी, परफोरेटेड। परफोरेटेड होने की वजह से, मतलब परफोरेटेड का मीनिंग क्या है, कैथोड हैविंग होल्स। कौन सी करी थी उसने होल्स, कैथोड हैविंग होल्स, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये इस होल से पास हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैनाल रेस।
आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पॉजिटिव पार्ट आ गया और नेगेटिव पार्ट तो पहले आ गया था और पॉजिटिव पार्ट तो ओवरऑल एटम क्या है न्यूट्रल दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैनाल रेस वही मैंने बताया था आपको क्या करना है वहां पे परफोरेटेड कैथोड लेना है और इसके पीछे भी अगेन हम क्या लगाएंगे जिंक सल्फाइड क्या लगाएंगे जिंक सल्फाइड राइट सो एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब हमने गैस कौन से लिया था हाइड्रोजन गैस के जो पॉजिटिव पार्ट बना था दैट इज H प्लस और इसी को क्या बोला गया लेटर ऑन प्रोटॉन क्या बोला गया प्रोटॉन और प्रोटॉन का मास अभी बताया था मैंने कितना होता है इलेक्ट्रॉन के मास 1/1840 टाइम तो मास ऑफ electron is equal to 1/1840 times the mass of proton right so we have discussed this already yes now obviously अब हमारे पास एक और पार्टिकल आया इस पार्टिकल के बारे में पता कैसे चला right now we have suppose करो we have carbon we have 6 as atomic number and 12 as mass number so we have a total mass of carbon as 12 units और इसका जो 6 एटॉमिक नंबर है दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास लगभग 6 है इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है प्रोटॉन्स हमारा कंट्रीब्यूट करता है लगभग 1 यूनिट 1 यू अभी आप सीखोगे इसको दैट इज आप सीख भी चुके हो यूनिफाइड मास होता है एटम का मास निकालने के लिए हम यू यूनिट यूज करते हैं तो दैट इज विल बी 6 यू और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है नेग्लिजिबल क्या होता है नेग्लिजिबल तो टोटल मास इलेक्ट्रॉन का हमारा कैंसिल तो इस कैलकुलेशन से हमारा जो मास आ रहा था दैट विल बी 6u ओनली एंड द ओवरऑल मास ऑफ कार्बन इज 12u so there is a lag between the mass or calculated and the actual mass so हमने क्या किया जो ये डिफरेंस था उसके लिए देखा कि there might be some another subatomic particle जिसपे मास कितना हो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1u हो एंड चार्ज क्या हो नो चार्ज कोई भी चार्ज नहीं हो तो वहां से आइडिया आया और वहां से जनरेट होके हमको पता चला कि एक पार्टिकल था कौन से ईयर में 1932 में किसने डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई एंड देन न्यूट्रॉन अब न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ उससे पहले मॉडल्स आ चुके थे बट हम इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन राइट सो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 और इसमें क्या था इसमें क्या किया था उसने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिविटी का किसका एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिविटी का उस एक्सपेरिमेंट में क्या था उसने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर उसने बेरिलियम लाइट एलिमेंट के न्यूक्लियस पर किसको टकराया अल्फा पार्टिकल्स को किसको टकराया अल्फा पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं सर अल्फा पार्टिकल्स इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम वन ऑफ द मेन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारा डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम और शॉर्टली हम उसको कह सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस राइट और बेरिलियम का क्या होता है राइट जब ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन किया तो एक पार्टिकल कार्बन आपका इमर्ज हुआ और एक लाइट पार्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन यहां से आपकी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की यहां से आपकी डिस्कवरी किसकी हुई न्यूट्रॉन की तो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता देयर विल बी नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन डन सो हमने डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सो वी नीड टू नो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा अब यू नो द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E माइनस प्रोटॉन का सिंबल होता है P प्लस न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N0 राइट सो वी हैव रिलेटिव चार्ज मास होता है 1.673 into 10 की पावर -27 kg
राइट? इसका 1.675 into 10 की पावर माइनस 27 kg एंड दिस इज 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। ये सारा मास kg में गिवन है। अब ये पूछ रहे थे मास सबसे ज्यादा किसका होता है? ऑब्वियसली वी हैव न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। इनके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल। रिलेटिव मास, अगर रिलेटिव मास की बात करें दैट विल बी 1 मतलब सबसे ज्यादा 1 यूनिट मैंने बताया था आपको, इसका भी 1 यूनिट, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? दैट इज 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ ऑब्वियसली प्रोटॉन्स। रिलेटिव चार्ज, दिस इज +1, दिस इज -1 क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज 0 एंड we have the absolute charge on electron. yes, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम, दिस इज द यूनिट। एंड प्रोटॉन पे कितना होगा? ऑब्वियसली इस पे अगर माइनस में है तो इस पे क्या होगा? प्लस में। तो दिस इज अ इंफॉर्मेशन कि हमको ये जस्ट छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिलेटिव चार्ज क्या है, रिलेटिव मास क्या है, सिंबल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के, राइट? यस, अब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया है। पता चल गया हमको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे कैसे डिस्कवर हुए, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कितना मास था, कितना चार्ज था। नाउ different scientists, different timeline is there to explain कि ये सब atomic particles कैसे अरेंज होते हैं एटम के इनसाइड। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, डॉल्टन ने बताया। डॉल्टन ने क्या बोला कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते एंड वी नो दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद कौन आए? उसके बाद जे थॉमसन। थॉमसन कौन? वही जिसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। इन्होंने भी अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था। फिर उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड एंड देन बोहर्स। बोहर्स के बाद भी होता है बट फॉर इन आवर क्लास ये हमारे लिए सफिशिएंट है 4 मॉडल्स के बारे में जानना, मेनली थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर्स मॉडल। यस, we can see one by one and we have elaborated everything in detail. Yes, the first model of atom is Thomson. इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और इसकी डिस्कवरी का ईयर भी लिखा हुआ देखो 1897 टाइमलाइन के साथ है, ठीक है? तो प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? और एक और फेमस नाम है हमारे पास, व्हाट वी कॉल इट, वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? वाटरमेलन मॉडल। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मॉडल जो था उसने रिलेट किया था किसके साथ? प्लम पुडिंग के साथ या पुडिंग पाई, या हम उसको बोल सकते हैं वाटरमेलन मॉडल, राइट? क्या था ये मॉडल? उसने बोला कि इज जस्ट लाइक जो आपके पास जब तक 2 ही पार्ट थे, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। इसने बोला सिंपल सा, इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो एटम है ये पूरा, दिस इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और जिसके अंदर कौन एम्बेडेड है? कौन एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये सारे क्या है? ये आपको जो दिख रहा है कि क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक द प्लम्स। यहां प्लम्स है क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल बोला है। अब हम अगर वाटरमेलन बोलेंगे तो व्हाट वी कॉल देम, हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सीड्स। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे सीड्स और इसको बोलेंगे द रेड एडिबल पार्ट। इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये थी कि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन की। क्या एक्सप्लेन की? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज। क्या? टोटल पॉजिटिव चार्ज
will be equal to total negative charge, right? What is the meaning of electrical neutrality? Total positive charge is equal to total negative charge. But it could not explain जो अपकमिंग मॉडल थे। कौन सा मॉडल था? आफ्टर थॉमसन किसने अपना मॉडल दिया था? देखते हैं किसने अपना मॉडल दिया था। दैट इज रदरफोर्ड। किसने मॉडल दिया था? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था। अब बताओ कौन से ईयर में दिया था एटम? कौन से ईयर में दिया था? इट्स इन 1911 में। कौन सा था? दैट इज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। मतलब उसने फेमस एक्सपेरिमेंट क्या? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें खास बात क्या है? वही जो मैंने बताया था। इसने किसकी हेल्प ली थी? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है। दिस इज हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। इसने हीलियम 2 पॉजिटिव को किस पे बम्बार्ड किया? गोल्ड फॉइल पे। किस पे बम्बार्ड किया? गोल्ड फॉइल पे। अगर ये गोल्ड की जगह कुछ और लेता तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट कुछ डिफरेंट आते। तो इसने गोल्ड लेने का रीजन था, इसको चाहिए थी थिन शीट। तो गोल्ड की जो मैलेबिलिटी है वो हाई होती है, इसलिए उसने गोल्ड चूज किया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। हाँ जी, ठीक है। उसने इसको किसके सराउंड में किया हुआ था? लेड बॉक्स। वाई लेड बॉक्स? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए थे अल्फा पार्टिकल्स, उस डायरेक्शन में जाने देने के लिए बाकी डायरेक्शन में वो अल्फा पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये गोल्ड फॉइल है, इसके चारों तरफ हमने क्या लगाई? इसके चारों तरफ हमने क्या लगाई? इसके चारों तरफ हमने क्या लगाई? चारों तरफ हमने लगाई एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन। दिस इज सर्कुलर ZNS जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल्स का किए बम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल्स सीधे गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आगे मतलब बेंड कर गए यहाँ पे इस एंगल से, कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से बेंड कर रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिस पाथ से आए थे उसी पाथ से वापस चले जा रहे हैं, राइट? तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कंक्लूजन्स थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या क्या कंक्लूजन्स थे। ऑब्जर्वेशन थी कि आपने देखा यहाँ पे कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे, दे वेंट स्ट्रेट। तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल दे वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बट थॉमसन के अकॉर्डिंग तो इसको सब कर देना चाहिए था। क्या कर देना चाहिए था? सब, है ना? क्योंकि पॉजिटिव बोला था उसने, तो और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल है। इससे हुआ क्या कि स्ट्रेट जाने की वजह से पता क्या चला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज empty inside। ठीक है जी। सेकंड कंक्लूजन, some alpha particle deviated। इससे क्या पता चला? कि there might be some positive part present in the atom, and याद रखना 1 out of 12,000 कोई पार्टिकल दे रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से, इस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस लौट गए। दैट मींस कि जो पॉजिटिव पार्ट है उस पे सारा मास, होल मास इज कंसंट्रेटेड, और इसी मास को क्या बोल दिया गया? जहां पे कंसंट्रेटेड था इसको बोल दिया गया न्यूक्लियस। कोई पूछे कि न्यूक्लियस के बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी थी, तो वी कैन से कि रदरफोर्ड ने इसको बताया था। नाउ
इस मॉडल को क्यों बोला गया प्लैनेटरी? क्योंकि इसने बोला था सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसलिए इसने इसको बोल दिया प्लैनेटरी मॉडल। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कौन सा था, आउट ऑफ विच थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर्स मॉडल था, और नन ऑफ दीस। तो यू कैन राइट, यू कैन टिक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड एज प्लैनेटरी मॉडल। तो इसकी कमी क्या थी जिसकी वजह से मॉडल डिस्कार्ड होकर नया मॉडल ऑफ एटम आया? सो व्हाट इज द लिमिटेशन? द लिमिटेशन ये थी कि देखा गया जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एनर्जी लॉस करता जाता है। एनर्जी लॉस करेगा तो ऑब्वियसली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम का कोई साइज ही नहीं होगा। That means atom has no size, and we know that atom का कुछ ना कुछ size होता है। तो that is the drawback. It could not explain stability of atom. It could not explain stability of atom. उसको explain करने के लिए कौन आए? So our next scientist will be Bohr's. तो next scientist कौन थे? Bohr's atomic model कब दिया गया? 1913 में। तो बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया? 1913 में। उसने सिर्फ एक अच्छी बात बोली। क्या अच्छी बात बोली? कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था उसको कैसे कंक्लूड किया? उसने बोला आउट ऑफ इनफाइनाइट शेल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज शेल्स। जैसे वो तो सेम था कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस है और इसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? शेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। वो तो सेम था, बट उसने बोला आउट ऑफ सो मेनी शेल्स, इनफाइनाइट शेल्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज शेल्स जिनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। क्या वर्ड यूज किया उसने? एक फिक्स्ड एनर्जी। बस तो उनके बारे में बोल दिया कि उनको बोला गया एनर्जी लेवल्स। उनकी एनर्जी क्या थी? फिक्स थी। उनको शेल्स को नाम दे दिया गया के एल एम एन, और उनकी शेल्स के एनर्जी का ऑर्डर भी क्या था? जितना न्यूक्लियस से दूर जाते गए उतनी उनकी एनर्जी बढ़ती गई, उतना उनका रेडियस बढ़ता गया। तो उनको बोला गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या बोला गया? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। एंड अब कोई उसने बोला कि जस्ट नील बोहर्स ने कैसे समझाया? मान लो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है इस वाली शेल में, फर्स्ट वाली शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? जैसे ही उसको अगर ऊपर जाना है तो इट विल गेन एनर्जी। इट विल क्या? गेन एनर्जी। कितनी एनर्जी गेन करेगा? मान लो इस शेल की एनर्जी है E1, इस शेल की एनर्जी है E2, तो कितनी एनर्जी गेन करके ऊपर चला जाएगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। E2 minus E1 energy will be given, then electron will jump into higher shell. तो ये बोला absorption of energy से ही ऊपर जाएगा। Obviously अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ऊपर वाली शेल में गया है, it will fall back to the lower level, और जब वो fall back करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। So दो चीजें हैं। When it jumps to the higher level, it absorbs energy. When it's back to the lower level, it radiates energy. Right? So, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, व्हाट वी कॉल इट शेल्स, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। अब इनको इलेक्ट्रॉन्स को शेल में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए some rules are there। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए the first rule is 2n square। इंपॉर्टेंट है 2n square। अब 2n square में क्या है कि नंबर ऑफ, जैसे n की वैल्यू 1 पुट की हमने, 1 मतलब शेल में, तो अपने इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। n की वैल्यू 2 पुट की तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। कैसे? इस फॉर्मूला में पुट करना। तो फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकाले। 3 में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। 4 16 32, राइट? ये आपको गिवन है।
एंड द सेकेंड रूल इज कि अगर वो शेल आपकी आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली शेल है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम फिल नहीं करेंगे, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट हाइड्रोजन इट्स 1, सेकेंड हीलियम इट्स 2. सिमिलरली अगर हम सोडियम के लिखना चाहें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. सो इट्स 2, 8, 1. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. अब आपसे स्कोर में किस तरह से पूछा जाएगा? स्कोर में पूछा जाएगा आपसे 20 के बाद, जैसे 19 का पोटेशियम इट्स 90. तो 2, 8, 9, राइट? अब ये 9 नहीं लिख सकते, सेकंड रूल आपका वायलेट हो रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं 2, 8, 8, 1. And the last is calcium. It's obviously 2, 8, 8, 2. अब पूछा जो जाता है स्कोर में वो है स्कैंडियम, दैट इज 21. मान लो पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली 2, 8, 8, 3. दिस इज रॉन्ग. अब इसमें क्या ट्विस्ट है सर? इसमें ये ट्विस्ट है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में भरने लग जाएगा, तो आएगा 2, 8, 9, 2. This is exact, right? फिर आता है एक एटॉमिक नंबर एंड देन द मास नंबर. दिस इज सिंपल वर्ड्स. आपको किसी भी एटम के, दिस इज द सिंबल ऑफ एटम, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है दैट इज द मास नंबर. अब इसमें इसको पूछा गया जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 7. एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहां गिवन है नाइट्रोजन प्रोटॉन 7. मास नंबर क्या है? इट्स द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? तो सिंपल है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से. अगर कोई पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, तो आपको सिंपली A माइनस Z. A इज द मास नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर, राइट? नाउ द डेफिनेशन इज आइसोटोप्स. दिस इज द आइसो फैमिली. इसमें 2 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है. इसमें क्या डिफरेंस है? नीचे वाला सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है. तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटोप. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बन. सिमिलरली वी हैव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, this is protium, this is deuterium, this is tritium. And the second thing is we have isobar. Isotope पढ़ा, isobar. isobar क्या है? देखो ध्यान से देखो, उसमें नीचे वाले सेम थे, ऊपर वाले डिफरेंट थे. इसमें ऊपर वाले सेम हैं और नीचे वाले डिफरेंट है. मतलब I can say that same mass number but different atomic number. What we call it? Isobar. Now the last term we have the chapter, in the end of the chapter we have valency. वैलेंसी आप किससे निकालते हैं? वैलेंस शेल से. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा. अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सपोज करो वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6. तो कैसे करेंगे? आपने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, वैलेंसी विल बी, क्योंकि ये 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस 6 दैट विल बी 2. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हमने पढ़ा क्या क्या? डिस्कवरी पढ़ी, वैलेंसी के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियर शेल, मॉडल्स के बारे में हमने कंप्लीट एक ब्रीफ आइडिया लिया फॉर द स्कोर एग्जाम. सो वी हैव दिस 3 क्वेश्चंस, rapid fire questions. Which particle has a negative charge? किस पे नेगेटिव चार्ज था? प्रोटॉन पे? नहीं, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज था. Who proposed the nuclear model? न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने. And carbon 12 and carbon 14 differs in their number of. दोनों में क्या फर्क था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. So yes, this is all about the score preparation. So we have our score exam. और इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, आपकी डिटेल्स डालना है, आपका 150 अमाउंट होता है जो आपको पे करना है, एंड द लास्ट टेस्ट. कब होगा टेस्ट? ये
दैट विल बी ऑन 11th ऑफ अक्टूबर। सो श्री चैतन्य एकेडमी की तरफ से जो 11th ऑफ अक्टूबर को है वो हमारा श्री चैतन्य एग्जाम है, दैट विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सिटीज। आप फिल करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। कैसे फिल करना है आपको? रजिस्टर करने के लिए श्री चैतन्य स्कोर.com पे आपको लॉग इन करके आपको उसके ऊपर रजिस्टर कर देना है। So that's all for the registration. Thank you so much.